नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में पिछले एक महीने से चल रहा सियासी ड्रामा अब अपने अंत तक पहुंच चुका है। अब कुछ भी कहने, सुनने और बयान देने की कोई गुंजाइश बची नहीं है, बल्कि अब वक्त है एक्शन का। ऐसे में पटना से लेकर दिल्ली तक सभी बड़े बड़े सियासी विश्लेषकों ने यह बात स्वीकार कर ली है कि अगर जेडीयू टूटती है तो भारतीय जनता पार्टी भी टूटेगी। आज से ठीक एक महीने पहले जो ये ड्रामे की शुरुआत हुई थी, जब अमित शाह ने इस हाई वोल्टेज ड्रामे की शुरुआत ये कहते हुए करी थी कि बिहार में मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, ये हमारी संसदीय समिति तय करेगी। उसी समय से ये स्पष्ट हो गया था कि अब बिहार में एक घमासान शुरू होने जा रहा है। और आपने देखा कि इसके ठीक बाद अगले ही दिन 17 दिसंबर को अमित शाह ने एक बयान दिया। ये बयान उन्होंने संसद में दिया था और संसद में उन्होंने ये टिप्पणी की थी जिसमें अपमानित किया गया था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और ये मुद्दा संसद से लेकर सड़क तक पहुंच गया था। इसकी आग से अमित शाह भी झुलस गए। निश्चित रूप से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उनकी छवि को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो उनके दिमाग में था वो सबके सामने आ गया कि वो क्या सोचते हैं, किस मानसिकता के व्यक्ति हैं। ऐसे में अमित शाह ने एनडीए के सहयोगियों की मीटिंग बुलाई, ये दिखाने के लिए कि हमारा गठबंधन पूरी तरह से सुरक्षित है। इसमें उन्होंने अपने सहयोगियों को बताया भी कि अमित शाह के बारे में वो बहुत अच्छा सोचते हैं, कोई बुरी बात उनके मन में नहीं है, इसलिए पीछे हटने या डरने की कोई बात नहीं है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं आए। नीतीश कुमार नहीं आए, हालांकि चंद्रबाबू नायडू आए और उन्होंने अपने समर्थन की बहुत मोटी कीमत वसूली। आंध्र प्रदेश को 2 लाख करोड़ की सौगात देनी पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जबकि वहां दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं होने हैं। अगला विधानसभा चुनाव 5 साल बाद होगा। इसके बावजूद न केवल 2 लाख करोड़ दिए मोदी जी ने, बल्कि खुद उन्हें आंध्र प्रदेश जाकर रोड शो तक करना पड़ा। और छवि किसकी चमकी? चंद्रबाबू नायडू की। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और अमित शाह को अखर गई कि ऐसे कठिन समय में नीतीश कुमार ने यहां पर आना मुनासिब नहीं समझा, साथ नहीं दिया। तभी से अमित शाह ने पूरा जोर लगा दिया, जेडीयू को तोड़ने में लगातार दबाव बढ़ाने लगे और अपनी पार्टी को संकट में घिरता और दबाव बढ़ता देखकर नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा बीच में ही छोड़कर 2 दिन बाद दिल्ली पहुंचे। लेकिन जब नीतीश दिल्ली पहुंचे तो ना वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मुलाकात की, आप जनसत्ता की खबर देख सकते हैं, और ना ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। बल्कि इस पूरे मामले में जब नीतीश कुमार खाली हाथ लौटे दिल्ली से, तो आरजेडी ने काफी मजाक भी उड़ाया था नीतीश कुमार का इस पूरे मामले को लेकर। इसके तुरंत ही बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि में भाषण देते हुए कहा कि अटल बिहारी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम बिहार में अपना सीएम बनाएं, अपनी सत्ता हासिल करें, अपने दम पर सत्ता, अकेली पार्टी बने भाजपा। देखिए क्या कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार होगी तभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा को शांति मिलेगी, अगर बिहार में भाजपा की सरकार होगी। हालांकि उन्हें बाद में इस बयान से पलटना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार समझ चुके थे कि क्या खेला हो रहा है। इसके अलावा उन्हें यह भी समझ में आ गया कि अगर अब वो पलटी मारने का प्रयास करते हैं तो इसके लिए थोड़ी देर हो चुकी है, क्योंकि उनकी पार्टी टूट जाएगी। इसमें कुछ ऐसे विभीषण हैं भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी पार्टी में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि जेडीयू के 2 बड़के नेता ललन सिंह और संजय झा, ये दोनों ही भाजपा के साथ मिले हैं। ललन सिंह तो निश्चित रूप से जेडीयू के कोटे से केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी लाइन से हटकर वक्फ बोर्ड के मामले में भाजपा के पक्ष में वोट कर दिया। अमित शाह के बयान के वक्त भी कहा कि नहीं, उन्होंने अंबेडकर का कोई अपमान नहीं किया है, और लगातार भाजपा की शान में कसीदे पढ़ते रहते हैं,
नीतीश कुमार की मीटिंग में आते भी नहीं हैं। इसी तरह संजय झा की भी स्थिति है कि ये भी भाजपा के ही आदमी है, हालांकि ये पहले भी भाजपा में भी रहे हैं, आरएसएस से भी जुड़े रहे हैं, तो इनका तो चलिए बनता है भाजपा के साथ जाने का। इसी बीच आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। बयान क्या दिया कि नीतीश कुमार भाजपा से डरे हुए हैं, और डरना बनता भी है। जिस तरह की हरकतें हैं भाजपा की, जिस तरह की नीतियां हैं, अपने ही सहयोगियों को निगल जाने की, अपने ही गठबंधन के लोगों की पार्टियों को तोड़ देने की, उस तरह से तो स्पष्ट है कि भाजपा के हर सहयोगी को डरना चाहिए। भाजपा नीतीश कुमार को बीजू पटनायक, नवीन पटनायक बनाना चाहती है, लेकिन किस हद तक इसमें सफलता मिलेगी ये अभी कहना मुश्किल है। इस बीच 16 जनवरी को नीतीश कुमार फिर से अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे चरण पर जा रहे हैं, और यहां उनका प्रयास है जनता के मन में क्या है, क्योंकि बिहार में कुछ ही महीनों बाद चुनाव होने हैं, तो जनता के मन को टटोलने का भी एक प्रयास है। इसके अलावा इसी दौरान नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर भी डोरे डालने में लगे हुए हैं। क्यों? इसमें उनको सफलता भी मिल सकती है, इसलिए क्योंकि वो बहुत भोला ही व्यक्ति होगा बिहार में जो ये मान ले कि भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के सत्ता तक पहुंच सकती है। क्या आपको लगता है कि अगर भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी बिना नीतीश कुमार के तो सरकार बना लेगी? कोई नहीं मानेगा, भाजपा के नेता भी नहीं मानेंगे। इसीलिए नीतीश कुमार ने भाजपा के नेताओं के ऊपर डोरे डालने शुरू किए हैं, विधायकों के ऊपर, क्योंकि अगर वो आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ेंगे तो स्पष्ट है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के हाथ ही सत्ता लगने वाली है। हालांकि संजय झा जो कि जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरह से मिले हुए हैं। ललन सिंह भी पार्टी में भाजपा के एजेंट हैं। ये बात अब नीतीश कुमार समझ चुके हैं। एक बात और जो नीतीश कुमार अच्छे से जान रहे हैं कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का मोहरा है, उन्हें भाजपा ने ही प्लांट किया है, क्योंकि जिस तरह से बीपीएससी छात्रों का प्रदर्शन इतने लंबे समय तक बिहार में चला, तेज होता गया, लेकिन भाजपा की ओर से कोई बयान कभी नहीं आया। ऊपर से आ गए प्रशांत किशोर, जिन्होंने पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, पूरे मामले की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर डाल दी। इनका प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से भी मिलाया, ज्ञापन भी दे दिया, राज्यपाल ने स्वीकार भी कर लिया। ये सब बिना भाजपा की मिली भगत के मुमकिन नहीं है। ऐसे में भाजपा प्रशांत किशोर को उसी तरह से इस्तेमाल करना चाहती है जैसे पिछली बार इस्तेमाल किया गया था चिराग पासवान को। हालांकि नीतीश कुमार की तबीयत अब बहुत सही नहीं रहती है, ये बात सच है, लेकिन बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होता है बल्कि विपक्ष का परिवर्तन होता है, ये सभी अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर इस बार नीतीश कुमार के साथ कुछ भी गड़बड़ भाजपा करती है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करती है, तो सिर्फ बिहार सरकार नहीं बल्कि दिल्ली सरकार भी अस्थिर हो जाएगी। ऐसे में खरमास के बाद क्या खेला होगा, आपको पूरे मुद्दे पर क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।